प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कक्षा 6 और 7 और कक्षा 8 के सभी बच्चे इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। बेटा मैं ये जो अंग्रेजी ग्रामर होती है ना, ये वीडियो मैं उस पर बना रहा हूँ क्योंकि जो ग्रामर का पोर्शन चल रहा है, हम ये सोच रहे हैं बेटा कि बुक से थोड़ा सा अलग कराया जा। जब बुक आप लोगों के पास होगी तब बुक का हम पढ़ाएंगे। तब तक बेटा ये ग्रामर का पोर्शन मैं कराना चाहता हूँ। इसमें बेटा तुम ध्यान से सुनोगे बात को, जो मैं बोलूँगा तो तुम्हारी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। बेटा मैं एक शब्द होता है ट्रांसलेशन, तुम लोगों ने सुना होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि बेटा अंग्रेजी को हम हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं और हिंदी को हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं। दोनों है अनुवाद की बात। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा अनुवाद, हिंदी से कैसे अंग्रेजी बनती है और अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनती है, तो इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक पेज भेजा था बेटा, उसमें वाक्यों के प्रकार थे, है ना। तो मैं वाक्य के प्रकार तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बेटा जब भी हम आम तौर पर बात करते हैं एक दूसरे से तो उसमें हम लोग अनेक वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे साधारण रूप से बात करते हैं, जैसे मैं जा रहा था, बारिश आ रही है, इस तरह के सेंटेंस हैं। वह एक राजा था, ऐसे सेंटेंस। तो ये सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसको अंग्रेजी में बेटा ध्यान रखना है, तुम्हें अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें बात को पॉजिटिव कहा गया हो। किसे कहा गया बेटा? पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव बोलते हैं हम तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यदि हम किसी चीज़ को मना कर देते हैं तो उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो ये भी दो प्रकार का हो गया। तीसरा, जब किसी से हमें प्रश्न करना होता है, क्या राम घर पर है? तो ये प्रश्न किया मैंने, तो उधर से उत्तर आता है बेटा नहीं, राम घर पर नहीं है। तो हम दूसरा प्रश्न तुरंत पूछते हैं, वह कहाँ गया है? फिर हम ये करते हैं। तो प्रश्न दो प्रकार का हो जाता है। तो एक तो प्रश्न हम दोनों को मिलाकर एक ही प्रकार में बोल रहे हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो प्रश्नवाचक दो प्रकार के थे वहाँ पे, कि एक क्या शुरू में आता है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। लेकिन हम यहाँ पे एक ही शब्द यूज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये बेटा मैंने प्रकार बताया तुम्हें प्रश्नवाचक का। तो जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे बेटा तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक पॉजिटिव का भी यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य इसका भी प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक का इसका भी प्रयोग होगा, और एक आता है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। ये मैंने इसका चौथा प्रकार लिखा है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब बेटा आदेश करते हैं। जैसे तुम्हारे से बड़ा जो भी होगा वो आपको आदेश करता है। मम्मी पापा भाई होता है, दीदी होती है आपकी, आपके सर होते हैं, गुरुजी होते हैं आपके, तो वे आपको आदेश करते हैं बेटा ये काम कर लो। तो जो सामने होता है उसको वे आदेश बोलते हैं उसको। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस है। आम आदमी इसका भी प्रयोग रोज करता है ना। तो एक होता है पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, भी इसमें बोधक बोलते हैं, जिसे हमें देखकर सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। ये विस्मय कर देते हैं, आदमी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जैसे अब जब बारिश आ रही है तो क्या कहेंगे, अरे बड़ी जोर की बारिश आ रही भैया, है नहीं, इस टाइम पर तो आनी नहीं चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस आश्चर्य करने वाले होते हैं। अरे बड़ी धूप है भैया, अरे बड़ी ठंडी हवा चल रही भैया, और अफसोस भैया उनका तो ऐसा हो गया। तो ये सब एक्सक्लेमेटरी आदमी इनका भी प्रयोग करता है। नंबर 6 पे लिखा है मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब अच्छा कार्य करते हैं हमें आशीर्वाद मिलता है, और बेटा हम कोई गलत कार्य करते हैं, बुरा शब्द बोलते हैं तो हमें अभिशाप मिलता है ना। एक दूसरे को कहते हैं भाई उसका ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। तो वे इस तरह के सेंटेंस जब होते हैं तो उन्हें ऑप्टेटिव बोलते हैं। तो या आशीर्वाद वाले, अभिशाप वाले, है ना, अभिनंदन वाले, ये सब सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमें वाक्य के प्रकार जानना जरूरी होता है बेटा। तो मैंने वाक्य के 6 प्रकार बताए। मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस आप लोगों को बता दिया कैसे बनते हैं, है ना, बताया था मैंने डिटेल में कि सबसे पहले मैं इंपेरेटिव सेंटेंस तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद में फिर अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो मैंने इंपेरेटिव आप लोगों को बताया था, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ बेटा। इंपेरेटिव में सरसरी उससे बोल रहा हूँ मैं, 2-4 बातों से सुन लेना। इंपेरेटिव सेंटेंस बेटा वो होता है जिसमें आदेश किया जाता है, प्रार्थना की जाती है,
है ना, और किसी चीज़ को निषेधात किया जाता है, रोका जाता है, भाई ऐसा मत करो। तो ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें बेटा कर्ता छुपा रहता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि बात सामने कोई खड़ा है, भले ही 10-15 खड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ही कह रहा है। यदि मैं कहने लगूँ अपनी किताब खोलो, तो ऐसा लगता है कि मैं, तुम्हें लगेगा कि मुझे भी कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं, लेकिन मैं जो सामने है उसे कह रहा हूँ। तो उसमें कर्ता छिपा होता है, ये नहीं पता लगता कि हम बात किसको कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को जिसमें कर्ता नहीं होता है, कर्ता छिपा रहता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। मैंने बेटा बहुत सारे उदाहरण तुम्हें दिखाए है। यहाँ पे दरवाज़ा बंद करो, कृपया यहाँ बैठो, सदैव सत्य बोलो, किसी का अपमान मत करो, झूठ मत बोलो, हाथ मिलाओ, पानी नष्ट मत करो, बाहर निकल जाओ, देते हैं जब गुस्सा आ जाता है, बाहर निकल जाओ, अध्यापकों का सम्मान करो, झगड़ा मत करो, कृपया गरीबों की मदद करो, गाली मत दो, सड़क पर कूड़ा मत फेंको, अपनी किताबें निकालो, और कृपया एक गिलास पानी दो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं बेटा, वे इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। इन्हें बनाने का नियम बेटा मैंने बताया था, जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म तुम्हें यूज करनी है। वर्ब का मतलब होता है बेटा जो कार्य आदमी करता है, जैसे बंद करना कार्य करना हो गया, हंसना कार्य करना होता है, तो ये सब वर्ब होती है। वर्ब का मतलब क्रिया। तो उसकी 3 फॉर्म होती है बेटा, मैंने एक पेज पे लिखवाई हुई थी 3 फॉर्म, उसमें से तुम्हें पहले वाली यूज़ करनी है। जैसे कि सट माने बंद करना, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म भी सट ही होती है और थर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट यूज़ करनी है। तो ऐसे ऐसे वाक्य को, इंपेरेटिव को शुरू में ही आपको वो लिखनी होती है। तो जैसे कि दरवाज़ा बंद करो, तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक्य के शुरू में लिखनी है। देखो, शट द डोर, तो ये एकदम आ गया है शुरू में। जो बाद का ऑब्जेक्ट है वो बाद में लिख देंगे। सभी सेंटेंस ऐसे बनेंगे। कृपया शब्द को पहले लिख लेंगे, प्लीज़ बैठो, यहाँ बैठो। तो बैठने की जो अंग्रेजी होती है बेटा वो सीट होती है, और यहाँ की होती है हेयर। इसी तरीके से सदा सत्य बोलो, सदैव ऑलवेज लग गया, और बोलने की अंग्रेजी स्पीक, और सत्य की होगी द ट्रूथ। तो इसी तरीके से देखो, हम जो भी यूज़ करेंगे, जैसे कि मत है, मत जो शब्द होता है बेटा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, है ना। तो मत की अंग्रेजी, क्योंकि मत में नकारात्मक निषेधात्मक बात कही गई है, तो ये डू नोट, मत की अंग्रेजी होती है डू नोट। और बाकी फिर अपमान करना, वो देखो फिर फर्स्ट फॉर्म शुरू में लगी, इंसल्ट, और किसी का मतलब एनी वन, कोई भी आदमी। तो आपको यदि डू नोट वाला है तो उसे सबसे पहले लगाएंगे, और फिर वही वर्ब, और फिर बाद का ऑब्जेक्ट। देखो, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, है ना। तो इस तरीके से मैंने करके दिखाया बेटा, इनको आप बार बार करके देखो। ऐसा नहीं कि भाई मास्टर जी को दिखाना है, मैं मुझे दिखाना नहीं बेटा, मुझे मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि आपने ये कार्य कर लिया है। अब आप इसका घर पे स्टडी करोगे और इसे बोलने का प्रयास करोगे। 1-2 सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बोलना सीखो, घर में यूज़ करो उसे, तो ये आपके याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे हमें करना है। 3 दफ़े तो कम से कम इन्हें अपने हाथ से रफ कॉपी पे लिख लो, फिर ये तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि आपने मास्टर जी को दिखाया और बस फिर ये उठाना ही नहीं, आपको इसे पढ़ना है। अब जो देखो बेटा, मैं 3 फॉर्म आपको बताई थी वर्ब की, ये मैं भी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि ओपन माने खोलना होता है, क्योंकि क्रिया है, खोलना, देना, आज्ञा मानना, सम्मान करना, मदद करना, झगड़ा करना, जिसमें ना लगा रहता है, वो क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब की पहचान होती है खड़ा होना, बैठना, करना, हंसना, तो इसमें क्रिया शामिल होती है। ठीक है बेटा। तो आपकी 3 फॉर्म, जब ओपन है तो सेकंड फॉर्म ओपनड और ओपनड, है ना। और फिर आईएनजी वाले भी होते हैं, इसमें आईएनजी लगा देते हैं। हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है बेटा, कभी भी सेकंड और थर्ड में आईएनजी नहीं लगती। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें आईएनजी बढ़ा देते हैं बस फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे आपको इंपेरेटिव सेंटेंस जो मैंने पहले बताया था उसकी ये वाली फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। समझ में आ गया बेटा। तो मैंने इंपेरेटिव की बात बताई थी। अब हम आते हैं बेटा उन सेंटेंसों का जो मैंने भी पीछे छोड़े थे आपके, इनका अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का हम प्रयोग पूरे दिन में अंग्रेजी में कैसे करेंगे। इसे बताने से पहले अब आते हैं बेटा हम ट्रांसलेशन पे, अनुवाद कैसे करेंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रांसलेशन करने से पहले बेटा, चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो, चाहे आप अंग्रेजी से हिंदी बना रहे हो, आपको ये देखना है कि वाक्य में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वाक्य में कार्य नहीं हो रहा तो आपको ये केवल इज, एम, आर, वाज, वर,
थे की अंग्रेजी थे की लगा देंगे, और था की अंग्रेजी था लगा देंगे, है की है लगा देंगे। जैसे कि इज माने है लगा देंगे, आर माने